हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर दैट इज एड्सॉर्प्शन एंड कोलाइड्स। बहुत सारी जगह पे इस चैप्टर का नाम सरफेस केमिस्ट्री से भी जाना जाता है। क्लियर? तो आज हम देखेंगे इस पूरे पीपीटी में कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं लास्ट 2023 टू 2025 के बीच में। टाइप्स ऑफ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगी आज। आपको भी मेरे साथ साथ सॉल्व करना है और हाँ, साथ ही साथ आपको ये क्वेश्चंस लर्न भी करने हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज Which of the following is kinetic property of colloidal solution? तो यहाँ पे हमें पूछा गया हुआ है काइनेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। काइनेटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेटिक प्रॉपर्टी? काइनेटिक प्रॉपर्टी जब मैं बोलती हूँ तो मुझे एक चीज दिमाग में आती है, दैट इज मूवमेंट। क्लियर? तो मैं कौन सा मूवमेंट पढ़ा है मैंने इस चैप्टर में? द फर्स्ट और लास्ट मूवमेंट जो याद आता है मुझे, दैट इज zigzag मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स एंड दैट इज नथिंग बट दैट इज अ ब्राउनियन मोशन। दैट इज ब्राउनियन मोशन। तो मैं यहाँ बोल सकती हूँ कि काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस कौन सा कंपाउंड दिखाता है? दैट इज ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन मतलब क्या? देयर इज zigzag मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। zigzag मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, जहां पे मैं बोल सकती हूँ कि वहां पे रैंडमनेस होती है, राइट? देयर इज रैंडमनेस एंड ऑल्सो कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशंस के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है? दैट इज ब्राउनियन मोशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लायोफिलिक कोलाइड्स। इनकरेक्ट बोला गया हुआ है लायोफिलिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायोफिलिक? एल से एंड होता है, लिक, मतलब कि दे आर सॉल्वेंट लविंग। सॉल्वेंट लविंग, तो ये एक चीज उनके बारे में पता होनी चाहिए कि दे आर सॉल्वेंट लविंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं हम लोग यहाँ पे। विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्स फेज इज हायर देन दैट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। यस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे डिस्पर्स फेज की विस्कोसिटी डिस्पर्स मीडियम से हाई होती है। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट अबाउट द लायोफिलिक कोलाइड्स। Second, surface tension dispersed phase is lower than dispersed medium. Yes, again this is also correct. They are formed easily by direct mixing. Yes, direct mixing. Dispersion phase और dispersion medium, right, plays a very important role over here. जो उनका इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन की बेसिस पे आप ये तीनों प्रॉपर्टीज एकदम करेक्ट है फॉर लायोफिलिक कोलाइड्स। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, दे आर इरिवर्सिबल। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये। इरिवर्सिबल की जगह क्या होना चाहिए? दे आर रिवर्सिबल। ये सारी किसकी प्रॉपर्टीज है? ये सारी की सारी लायोफिलिक कोलाइड्स के बारे में प्रॉपर्टीज है। क्लियर? तो यहाँ पे दे आर रिफॉर्म्ड इनटू कोलाइडल सॉल्यूशंस। डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम दोनों मिलके दे आर रिफॉर्म्ड इनटू द कोलाइडल सॉल्यूशन। क्लियर? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारे प्रॉपर्टीज आपको लर्न होनी चाहिए लायोफिलिक कोलाइड्स के बारे में, तो ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। Which from the gases is least absorbed? Least absorbed by the solid absorbent. तो least absorbed का मतलब क्या होता है? कि वो less liquefied, less liquefiable. It is less liquefiable. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि जितने भी गैसेस हमारे पास होती है जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर अगर हाई है, क्रिटिकल टेम्परेचर इज हाई, दे आर हाईली एड्सॉर्ब्ड। दे आर हाईली एड्सॉर्ब्ड, राइट? तो अगर दे आर हाईली एड्सॉर्ब्ड तो कहने से दे आर इजीली लिक्विफेबल। इजीली लिक्विफेबल गैसेस। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है एक, जहां पे मैं बोल सकती हूँ कि जो एड्सॉर्प्शन है, राइट, तो हाईली एड्सॉर्प्शन कब होता है? जब उनका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा हाई होता है। अगर मैं इन चारों गैसेस की बात करूंगी तो मुझे पूछा गया हुआ है कि लीस्ट एड्सॉर्ब कौन है? तो लीस्ट एड्सॉर्ब वही होगा जिसकी क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगी। तो इन चारों गैसेस में से N2 इज हैविंग द क्रिटिकल टेम्परेचर कंपैरेटिवली लेस। तो इसका मतलब कि N2 गैस इज लीस्ट एड्सॉर्ब्ड ओवर हियर। क्लियर? द ऑप्शन सी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 4, विच फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट लायोफिलिक कोलाइड्स? तो यहाँ पे नॉट ट्रू, लायोफिलिक, अगेन सॉल्वेंट लविंग की बात हो रही है. वन बाय वन वी विल सी. The particles of dispersed phase have greater affinity for the dispersion medium. Absolutely correct. देखो अभी आपने पिछले क्वेश्चन में भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़ी थी. Viscosity of dispersed phase is higher than dispersed medium. यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे the particles of dispersed phase have greater affinity for the dispersed medium. Yes, they are related, right? Next, they are reversible. देखो यहाँ पे उनने रिवर्सिबल वाली प्रॉपर्टी दे दी है, तो दे आर रिवर्सिबल, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. दे आर सेल्फ स्टेबलाइज्ड. यस, दे आर सेल्फ स्टेबलाइज्ड. क्लियर? दे आर एब्सोल्युटली सेल्फ स्टेबलाइज्ड. ओके. और वो एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो हमारे पास लायोफिलिक कोलाइड्स रहते हैं, दे आर वेरी मच लेस सेंसिटिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोलाइट्स. क्लियर? तो फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं अभी. कोल्यूगुलेशन occurs even by adding very small amount of electrolytes. नहीं, यहाँ पे अगर कोगुलेशन अगर आप लोग के पास होना चाहिए, इफ इट वांट्स टू अकर, तो आपको इसमें वेरी स्मॉल अमाउंट नहीं, वेरी लार्ज अमाउंट डालना पड़ेगा. तो कोगुलेशन कब अकर होगा? जब आप लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें ऐड करोगे. क्लियर? तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. दिस इज इनकरेक्ट फॉर ऑप्शन नंबर डी इज क्वेश्चन नंबर 4 के लिए करेक्ट है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, विच फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन? देखो यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट दी है. सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन ऑफ द आयंस कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है? यहाँ पे आपने अगर ये चैप्टर बहुत अच्छे से डीप में पढ़ा होगा, इसमें थियोरेटिकल बेस्ड चीज बहुत सारी पूछी जा सकती है. तो यहाँ पे आंसर होगा क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस. यहाँ पे आप लोग ने एक एनालिसिस पढ़ा है, दैट इज एडसॉर्प्शन. क्रोमेटोग्राफी, एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, राइट? क्लियर? तो यहाँ पे दिस एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज नथिंग बट इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन यूजिंग पाउडर्ड सिलिका. क्लियर? तो इट वाज अ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस. ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट टाइप ऑफ कोलाइड इज फॉग? फॉग कौन सा टाइप ऑफ कोलाइड है? फॉग तो हम लोग को आपको पता होगा ना फॉग क्या होता है, राइट? सुबह सुबह उठते ही आप लोग को एकदम ऐसे धुंधला धुंधला नजर आता है, राइट? व्हाट इज दैट? दैट इज फॉग. तो वो किसके कंपोनेंट्स है? फॉग किसका कंपोनेंट, वो पूछा गया हुआ है. व्हाट टाइप ऑफ कोलाइड इट इज? तो फर्स्ट सॉलिड सोल, नहीं. एरोसोल, यस, एरोसोल, इट इज अ टाइप ऑफ एरोसोल. क्लियर? So what is the meaning of aerosol? It is nothing but liquid in gas. Liquid in gas. Liquid in gas, ये उसका क्या है? कंपोजिशन है, राइट? तो जहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो डिस्पर्स्ड फेज है, एंड जो ऑक्सीजन और यू कैन से एयर जो है दैट इज डिस्पर्शन मीडियम. क्लियर? तो ये भी चीज याद रखनी है आपको इसके बारे में, एरोसोल के बारे में. क्लियर? इट इज नथिंग बट लिक्विड इन गैस कोलाइड. क्लियर? तो एरोसोल इज लिक्विड इन गैस कोलाइड. व्हाट टाइप ऑफ कोलाइड इट इज? इट इज अ एरोसोल कोलाइड. Clear? Next, question number 7. Which among the following is used as the inhibitor during the oxidation of chloroform? Inhibitor क्या होता है? Inhibitor is a substance which slow down the reaction. केमिकल रिएक्शन है ना, कोई भी रिएक्शन को स्लो डाउन करता है, या फिर कोई हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ डेंजरस गैस या फिर पॉइजनस गैस को प्रिवेंट होने से रोकता है, राइट? तो इस केस में ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इससे पूछा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म में कौन सा इनहिबिटर यूज किया गया हुआ है? तो ऑक्सीडेशन ऑफ CHCl3, क्लोरोफॉर्म को अगर ऑक्सीडाइज हम लोग करते हैं, राइट? तो व्हाट हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट? तो देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ COCl2. ये जो COCl2 है, इट इज वेरी पॉइजनस गैस, इसको फॉस्जीन बोलते हैं.
व्हाट इज दिस गैस नोन एज फॉस्जीन। इस गैस को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एक इनहिबिटर यूज करते हैं ताकि गैस प्रोड्यूस ना हो। एंड व्हाट इज दैट इनहिबिटर विच इज बीन यूज्ड ओवर हियर, वो इनहिबिटर है दैट इज C2H5OH, इसको यूज करते हैं हम लोग। क्लियर? तो दैट इज द इनहिबिटर विच इज बीन यूज्ड इन दिस कंपाउंड। क्लियर? तो उसके बाद फिर क्या हो जाता है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज एरियल ऑक्सीडेशन। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं एरियल ऑक्सीडेशन। 1 मिनट, एरियल ऑक्सीडेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज which of the following gases is readily absorbed by solid adsorbent। क्लियर? तो सॉलिड एड्सॉर्बेंट से किसको एड्सॉर्ब होता है, क्या क्या ऑप्शन है, Cl2, N2, O2, H2। ठीक है, एक्चुअली सारे के सारे गैसेस हैं, राइट मैंने इससे पहले वाले स्लाइड पे स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में एक चीज आपको बताई थी, जिसकी क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे हाई होगी वो हाईली एड्सॉर्ब होगा, है ना। तो इनमें से सबसे ज्यादा किसका क्रिटिकल टेम्परेचर है, दैट इज Cl2। तो इट इज हाईली एड्सॉर्ब्ड एंड रेडिली एड्सॉर्ब। रेडिली मतलब कि बहुत फ्रिक्वेंटली और बहुत जल्दी वो एड्सॉर्ब हो जाता है। क्लियर? तो Cl2 among all these gases will be really, or you can say readily absorbed by the solid adsorbent। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, आइडेंटिफाई द कोलाइडल मोलिक्यूल कंटेनिंग हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है, हाइड्रोफिलिक मैंने वही फिर से बताया था, वाटर लविंग, है ना, वाटर लविंग, वाटर लविंग। और क्या बोल सकते हैं, इट इज अ पोलर आयनिक पार्ट, राइट। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग, और आप लोग बोल सकते हैं वाटर रिपेलिंग, वाटर रिपेलिंग। दिस इज अ नॉन पोलर पार्ट, नॉन पोलर, राइट। ये जो नॉन पोलर है दिस इज नथिंग बट इट इज नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन, है ना। तो ये जो है ये आपके पास जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है दैट इज ए नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन। तो ये दोनों चीज किस में प्रेजेंट होती है, एब्सोल्युटली आंसर विल बी डिटर्जेंट। आपने देखा होगा, राइट, डिटर्जेंट का ये टॉपिक आप लोग ने टेक्स्ट बुक्स में भी देखे होंगे कि हाउ दिस वर्क्स आउट। क्लियर? तो आंसर इज दिस। तो यहाँ पे मिसिल्स फॉर्म होते हैं, राइट, मिसिल्स फॉर्म होते हैं जहाँ पे हाइड्रोफोबिक टेल एंड हाइड्रोफिलिक टेल एक डर्ट के ऊपर एक्ट करते हैं, राइट। ऑल दिस थियोरी इज इन वॉशिंग, है ना। तो वही थियोरी यहाँ पे यूज की हुई है हमने। तो हाइड्रोफिलिक और फोबिक किस में ही होता है, इट इज इन अ कोलाइडल मॉलिक्यूल विच इज नोन एज डिटर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ब्लड में बी प्यूरिफाइड बाय, आई गेस ये तो क्वेश्चन सबको पता है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड का कौन सा प्रोसेस होता है, क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, दैट प्रोसेस इज नोन एज डायलिसिस, है ना, इट इज नोन एज डायलिसिस। क्लियर? ये तो डायरेक्ट ही था, ये तो आप लोग को डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा गया था, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड किसको कौन से प्रोसेस से होता है, दैट इज डायलिसिस। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, at high concentration of soap in water soap behaves as a, देखो ये वाला था concentration soap in water, राइट। तो एज आई गेव यू द एग्जाम्पल, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपके पास कोई डर्ट पार्टिकल है, कोई ऑयल पार्टिकल है, उसको आप वॉश कर रहे हो, वाटर मोलिक्यूल्स आके उस पर अटैक करेंगे, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक टेल उसके ऊपर एक्ट करेगा, राइट। एट द एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ मिसिल और यू कैन से मिसिली, है ना। तो वो जो चीज है, वो जो मिसिली है, इट एक्ट्स एज व्हाट, इट एक्ट्स एज अ एसोसिएटेड कोलाइड, राइट। यहाँ पे जो मिसिली फॉर्म होता है मिसिल, राइट। आपने कुछ इस तरीके से देखा होगा, दिस इज द डर्ट फॉर्म एंड दिस इज द हाइड्रोफोबिक टेल, राइट, इट इज द हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक आर एक्टिंग ऑन द, तो ये जो मिसिल फॉर्म होता है दिस वन, दिस इज द डर्ट ऑयल और यू कैन से डर्ट, और उसके आजू बाजू में जितने भी हमारे पास टेल्स है, हाइड्रोफोबिक टेल एंड हाइड्रोफिलिक हेड, तो यहाँ पे ये सारे के सारे अटैक करते हैं, तो दे फॉर्म अ मिसिली विच इज ऑल्सो नोन एज एसोसिएटेड कोलाइड। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम इज बटर। बटर तो सबको पता होगा, आई गेस बहुत सारे बच्चों का फेवरेट भी है बटर,
है ना। देखो केमिस्ट्री में आ गया बटर, है ना। तो व्हाट इज बटर एक्चुअली, दे आर आस्किंग यू इन टर्म्स ऑफ एरोसॉल, जेल, सॉल्यूशन और फोम, व्हाट इट इज, किसको आप लोग बोलोगे, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, डायरेक्टली आप बता सकते हो, इट इज नथिंग बट इट इज जेल। कोलाइडल सिस्टम क्या है बटर का, इट इज जेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, which among the following is the property of liofilic, आई गेस एग्जामिनर का फेवरेट कोलाइड लायोफिलिक है ना। ये बहुत बार पूछ लिए उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, लायोफिलिक के प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ये क्वेश्चंस भी देखो 2022 के है एक्चुअली, है ना। 2023 के क्वेश्चंस हमने आई गेस यहाँ पे खत्म हो जाते क्वेश्चन 8 तक, यहाँ से 2022 के क्वेश्चंस है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है यहाँ पे, बट वी कैन सॉल्व इट। Which among the following is a property of lyophilic? चलो बताओ, अब तो आपको आंसर पता चल जाना चाहिए। They are self-stabilized. Yes, they are self-stabilized. Why? Because they have a very strong attraction between the dispersion phase and dispersion medium. Clear? तो ये जो उन लोग का strong attraction होता है, and that's the reason they are self-stabilized. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, at what temperature the maximum volume of nitrogen gas is adsorbed per unit mass of adsorbent against pressure by studying graphical representation। अब देखो ये जो चीज दी गई हुई है यहाँ पे आपसे पूछा है what volume of gas is adsorbed, क्या वॉल्यूम ऑफ गैस, कौन सा वॉल्यूम, एट व्हाट टेम्परेचर, ओके, आपको टेम्परेचर पूछा गया हुआ है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस मतलब अगर कोई गैस मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो रही है, राइट, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि उसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इट शुड बी लेस। कैन आई से कि एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस इनटू अ सॉलिड, एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस इनटू अ सॉलिड, ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होता है, दिस इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में और एक चीज आप बोल सकते हो इस क्वेश्चन रिलेटेड, ये एक लिख देती हूं मैं, एब्जॉर्प्शन जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से, क्लियर, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इफ द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, जितना कम टेम्परेचर होगा, जितना कम टेम्परेचर होगा एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है। तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल हमें ये बताता है जितना कम टेम्परेचर उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। तो मुझे तो टेम्परेचर याद रखने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, मुझे बस ये थियोरी जो मैंने यहाँ पे लिखी है वो याद होनी चाहिए कि लेस टेम्परेचर मोर एब्जॉर्प्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो बेसिस अपॉन दिस मुझे बताओ अभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, सबसे कम कौन सा टेम्परेचर दिख रहा है, 195 केल्विन, तो दिस इज योर आंसर, दैट्स ऑल। क्लियर, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, रीड द क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कोलाइडल सिस्टम हैविंग डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम बोथ इन सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में दोनों सॉलिड है, तो व्हाट विल बी इट्स कोलाइडल सिस्टम, ऑब्वियसली सॉलिड सोल, है ना, सॉलिड सोल। एग्जाम्पल है आप लोग के पास जेमस्टोन्स, एलॉयज, राइट, तो ऑल दिस थिंग्स मतलब कि कलर्ड जेमस्टोन्स, तो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एड्सॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन के बारे में पूछा गया हुआ है यहाँ पे। तो एड्सॉर्प्शन क्या होता है, ऐसे अब तक देखो इतने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, तो इतने क्वेश्चन में से एक चीज तो पता चल गई होगी आपको कि एड्सॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो और भी तो आपको पता चलने चाहिए इसमें। चलो एक एक पढ़ते हैं हम लोग। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है आपको, क्लियर, देयर इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर इनसाइड द बल्क एज वेल एज the surface of the substance, nahi, this property actually this is not for adsorption, this is for absorption, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का, जो एकदम वेरी फर्स्ट स्लाइड हम लोग की प्रेजेंटेशन की थी, क्लियर।
Next one is, it is independent of temperature, it is independent of pressure. Again, these properties are for what? This both properties are for absorption again. Clear? It is accompanied by evolution of heat. देखो ये जो statement है, this statement is correct for absorption. Clear? Accompanied by heat, तो इसलिए तो मैं उसको बोल सकती हूँ ना, it is a exothermic reaction, right? तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज थे दे वर फॉर एब्जॉर्प्शन. अब देखो एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो देखो फर्स्ट स्लाइड जो थी हमारी, राइट, इस फर्स्ट स्लाइड में दो डायग्राम्स है आपके पास एब्जॉर्प्शन एंड एड्जॉर्प्शन का. ध्यान से अगर देखोगे तो ये येलो है, येलो कलर की चीज है, दैट इज द पार्टिकल्स, एंड दैट इज ये ग्रीन कलर का है, वो कोई ऑब्जेक्ट है, वो सरफेस है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे एब्जॉर्प्शन में, तो ये जो येलो कलर के पार्टिकल्स है वो अंदर चले गए हैं, उसने एब्जॉर्ब कर लिया है. इट इज अ बल्क फिनोमिना. विच फिनोमिना इट इज अ बल्क फिनोमिना. क्लियर? अगर मैं बात कर रही हूँ एड्जॉर्प्शन की, तो येलो पार्टिकल्स अंदर नहीं गए हैं, वो कहाँ पे आके रुक गए हैं? दे आर ऑन द सरफेस ऑफ द कंपाउंड, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सरफेस फिनोमिना. तो आई होप आप लोग को डिफरेंस समझ में आ गया होगा एब्जॉर्प्शन का और एड्जॉर्प्शन का. तो एब्जॉर्प्शन का और एक एग्जाम्पल होता है स्पंज. अगर आप उसको पानी में डाल दोगे, पानी पूरा का पूरा स्पंज के अंदर चला जाएगा, है ना. और दूसरा एग्जाम्पल है आपका एब्जॉर्प्शन का. अगर मान लो मैंने कोई एक चीज ले ली है, फॉर एग्जाम्पल वुडन कोई चीज है, उसके ऊपर पानी गिर गया, तो वो पानी जो है वो पूरा अंदर नहीं जाएगा, दैट विल बी ऑन द सरफेस. कुछ चीज ऊपर ही एब्जॉर्ब हो जाती है, ऑन द सरफेस फिनोमिना, राइट, एंड दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन. क्लियर? चलो, तो विल गो बैक टू अवर क्वेश्चन. कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग? यस, क्वेश्चन नंबर 16 इज डन. तो 16 का ऑप्शन है ऑप्शन 4. क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं. व्हाट टाइप ऑफ फॉलोइंग फिनोमिना इज नॉट एग्जिबिटेड बाय एड्सॉर्प्शन? अब देखो एड्सॉर्प्शन की मैं बात कर रही हूँ, मैंने अभी आपको दोनों का डिफरेंशिएशन बताया. क्लियर? तो बताओ आप अभी फटाफट जल्दी, ट्राई योर आंसर. आपका आंसर मुझे चाहिए, करेक्ट होना चाहिए आंसर, बिकॉज मैंने अभी जस्ट जो वर्ड बोले थे, मैंने जो डिफरेंशिएशन के वक्त वर्ड्स बोले हैं वो यहाँ पे है. आपको यहाँ पे आंसर जरूर मिलने वाला है. चलो फटाफट, आई होप मिल गया होगा आपको आंसर. सॉल्व तो करना है नहीं था, है ना. तो इसमें एड्सॉर्प्शन का नॉट, पहला एक्सोथर्मिक होता है, वो एंडोथर्मिक भी कभी कभी प्रोसेसेस में हो जाता है, इरिवर्सिबल है, बट इट इज नॉट अ बल्क. एड्सॉर्प्शन इज नॉट अ बल्क फिनोमिना, इट इज अ सरफेस फिनोमिना. मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था, इट इज अ सरफेस फिनोमिना. देखो ये जितने भी क्वेश्चंस आपके स्लाइड में आ रहे हैं, सारे क्वेश्चंस आप लोग को मैं सॉल्व तो करा ही रही हूँ, आपको लर्न भी करने हैं मेरे साथ साथ, राइट. तो कुछ कुछ क्वेश्चंस रहते हैं उनको सॉल्व नहीं करना होता, उनको अच्छे से याद करना होता है. अगर एग्जाम में आ रहे हैं तो तुरंत टिक करके आपको आ जाने हैं, है ना. चलो, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18. Which among the following is a negatively charged soul? Negatively charged soul कौन से है इनमें से? सबसे पहले तो ये जो water of crystallization .H2O dot they are positively charged. मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो नहीं होंगे. क्लियर? बच गया हमारे पास CDS और TiO2. तो ये भी, ये TiO2 is also positively charged soul. तो cadmium sulfate, this is nothing but it is a negatively charged soul. CD2 प्लस H2 माइनस. ठीक है, तो इसलिए ये अपना नेगेटिवली चार्ज्ड सोल में कंसीडर किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिसॉर्प्शन? तो केमिसॉर्प्शन का कौन सा नहीं है? फॉर एग्जांपल चलो एक एक देखते हैं, जहां पे मैं आपको फिजियोसॉर्प्शन के बारे में भी बताऊंगी. ठीक है, इट इज स्पेसिफिक. नो, इट इज नॉट स्पेसिफिक. इट इज नॉट स्पेसिफिक. Heat of adsorption is in range of 40 to 200 kilojoules of mole. जो ये रेंज दिया है ये केमिसॉर्प्शन का नहीं है, ये फिजियोसॉर्प्शन का है. फिजियोसॉर्प्शन, इट इज फॉर फिजियोसॉर्प्शन. ठीक है, तो पहले वाला भी जो था इट इज स्पेसिफिक, इट इज ऑल्सो अगेन अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजियोसॉर्प्शन.
नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मल्टी मोलिकुलर लेयर. ओके, एक मिनट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिस ऑप्शन. ओके, बराबर. तो ये तो दोनों फिजिक्स ऑप्शन था. अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मल्टी मोलिकुलर लेयर ऑफ एडसॉर्बेंट. यस, दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक. ये करेक्ट आंसर है. इट इज रिवर्सिबल, इट इज इरिवर्सिबल. अगेन दिस इज फॉर फिजिक्स ऑप्शन. तो मैं एक चीज बता सकती हूँ कि तीनों ऑप्शंस जो थे आपके दैट वर फॉर फिजिक्स ऑप्शन. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. तो फॉर्मेशन ऑफ मल्टी मोलिकुलर लेयर ऑफ एडसॉर्बेंट. तो मल्टी मोलिकुलर लेयर नहीं होता, राइट. इट इज यूनिमोलिकुलर लेयर. यूनिमोलिकुलर लेयर, ठीक है. तो केमिस ऑप्शन के लिए यूनिमोलिकुलर लेयर होता है और फिजिक्स ऑप्शन के लिए मल्टी मोलिकुलर लेयर. तो ये जो है इट इज फॉर फिजिक्स ऑप्शन. क्लियर. तो आई होप ये सारे एक, देखो ध्यान से, बहुत कंफ्यूजिंग होता है कभी कभी ऐसे पता लगाना कि कौन सा किस चीज का प्रॉपर्टी है ना. तो इसलिए ध्यान से पढ़ना है आपको एक एक चीज. जो चीज आपको लग रही है कि ये नहीं हो सकती उसको एलिमिनेट करना है, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज which among the following is a multimolecular collide. इन चारों में से multimolecular collide कौन सा है? आंसर बताओ. multimolecular कौन सा लग रहा है आप लोग को? फास्ट. क्लियर कट आंसर दिख रहा है आपके सामने. द ऑप्शन विल बी व्हाट? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. S8 इट इज मल्टी मोलिकुलर. बाकी सारे जो है दैट आर मैक्रोमोलिकुलर. ठीक है, तो यही डिफरेंस था. सो विद दिस आई गेस वी कंप्लीट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस. यस, तो इस चैप्टर में हमने देखे कि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हुए थे. ऑल द थिंग इज व्हाट यू हैव टू रीड द थियोरेटिकल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. कुछ सॉल्व नहीं करना था आपको, बस डायरेक्टली प्रॉपर्टीज पूछी गई हुई थी, राइट. बहुत सारी चीज इंपॉर्टेंट क्या क्या थी इस चैप्टर की हमने क्वेश्चंस के ऊपर बेस देखा. एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन कौन सा था? लायोफिलिक के बारे में प्रॉपर्टीज पूछी गई हुई थी, राइट. उन्होंने पूछा था कि कौन सा डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन फेज के ऊपर बेस भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ था, राइट. तो ये टॉपिक्स आपको बाय हार्ट करना है, आपको लर्न करना है बहुत अच्छी तरीके से इस चैप्टर से. और इस चैप्टर से बाहर से कुछ नहीं पूछा जाता. एवरीथिंग विल बी आस्क्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ. ओके, सो गाइस आई गेस पूरा हमारा ऑलमोस्ट हाउ मेनी चैप्टर्स आर कंप्लीटेड? वी आर कैलकुलेटिंग एवरीथिंग. So yes students, we'll meet in the next lecture. So I'll be back with the next topic in the next lecture. So yes, stay tuned to our YouTube channel and yes, follow us for more. Have a nice day. Thank you.